हे गाइस, इस श्रुति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों को जब मेरा लेक्चर देख रहे हो उसी समय सब कुछ याद हो जाए। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए इतने बेहतर बना दिए कि जब चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। ये सारे नोट्स मैं बुक से ही बनाती हूँ अपने, तो जिसके पास मेरी किताब है वो डायरेक्ट बुक लेके बैठ सकते हैं लेक्चर देखने के लिए। पूरा लेक्चर बच्चों आपको मैं जल्दी से जल्दी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, इसको शुरू करते हैं। और अगर ये नोट्स किसी भी चैप्टर के चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसे ले सकते हो। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? देखो, इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लेकिन कैसे ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैं ये धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। कितने फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पर हैं, वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है, कौन कौन सी खतरे में है, उनको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, लोकल लोगों ने क्या स्टेप्स लिए, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन से। 1 नंबर का पेपर में आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ध्यान से सुनना डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ organisms in a specific area, including plants, animals, microorganisms, the genes they carry and the ecosystem they form। तो माइक्रोडाइवर्सिटी क्या है? कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का? जितने भी आपके वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ जाएंगे? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये वैरायटी ऑफ क्या है? ऑर्गेनिजम्स। जितने भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। और क्या आएंगे? जो उनके जीन्स हैं, यानी एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स, एक एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स, यानी वो जितने जीन्स वो साथ में कैरी करते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी है। एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, और जो इकोसिस्टम वो बनाते हैं वो भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी में आता है। इकोसिस्टम मतलब घर समझ लो। मैं क्या हूं? अभी स्टूडियो से पढ़ा रही हूं मैं, ये मेरा इकोसिस्टम है। मैं कैमरा के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, लाइट्स है, ये इकोसिस्टम मेरा घर। मेंढक पॉन्ड पर है, पॉन्ड उसका इकोसिस्टम। कैमल डेजर्ट में है, डेजर्ट उसका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को ऐसे समझो घर। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साथ में बेटा द जीन्स दे कैरी, जितने भी जीन्स वो कैरी करते हैं, और द इकोसिस्टम दे फॉर्म, जो घर है उनका, जो इकोसिस्टम है, वो सब मिलाकर के क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। याद रखना, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन्स दे कैरी और द इकोसिस्टम दे फॉर्म। ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्लोरा एंड फौना, जो आपका पहला टॉपिक है कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया गया है। पहले समझो फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। फ्लोरा मतलब है बेटा प्लांट्स। याद रखना, फ्लोरा मतलब जितने भी टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं एक रीजन में पाए जाते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द प्लांट्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन। एक रीजन में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा, फ्लावर करके याद रख लेना, फूल ना। तो फ्लोरा मतलब ऑल द प्लांट्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन, एंड फौना रेफर्स टू ऑल द एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन। जितने भी जानवर हैं उसको फौना बोलते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं बेटा उसको हम फौना बोलते हैं। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में बताया है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। यानी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसीलिए हम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहली पॉइंट तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा वो बोलता है कि अभी भी 2 से 3 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज हैं जो हमने ढूंढे ही नहीं है। यानी देयर मे बी 2 to 3 टाइम्स मोर स्पीसीज करंटली लिविंग इन इंडिया दैट आर येट टू बी फाउंड। यानी हम वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स से वन ऑफ द रिचेस्ट तो हैं, बट अभी भी 2 से 3 गुना ऐसे स्पीसीज हैं जिसको अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं है या हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यानी जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, नंबर्स उससे 2 या 3 गुना और ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड दो स्पीसीज। और तीसरा है कि यहां पर इतने ज्यादा अच्छे तरीके से ये एनिमल्स, प्लांट्स हमारे साथ इंटीग्रेटेड हो रखे हैं कि दैट वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। याद रखना दैट दीज थिंग्स आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड। लिखा हुआ है ना, दे आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इतने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट हो रखे हैं बेटा, दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। जैसे वाटर हो गया, हम उसको पूरा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज हो गए, हमारे आसपास हैं, बट हम क्या करते हैं? फॉर ग्रांटेड लेके उसको काटना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है ये तो यहीं पर ही है, सो दैट इज वाई वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। तो याद रखना बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन
डेफिनेशन पता चल गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो जीन्स वो कैरी करते हैं और जो उनका होम होता है द इकोसिस्टम दे फॉर्म, वो मिला करके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। आपके फ्लोरा एंड फौना के बारे में, फ्लोरा जितने भी प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा बोलेंगे, फौना जितने भी एनिमल्स हैं उनको फौना बोलेंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया के बारे में। पहला ये है कि इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। देयर आर 2 to 3 टाइम्स मोर स्पीसीज टू बी फाउंड इन इंडिया। अभी भी 2 से 3 गुना ऐसी स्पीसीज है जो हमने ढूंढी ही नहीं है। और तीसरा है दे आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर सिस्टम दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, कि हमने उन्हें क्या ले लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आगे बढ़ते बच्चों, अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम तो उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हम रोज पेड़ काट रहे हैं, हम रोज एनिमल्स को हर्ट करते हैं, कभी कभी एनिमल्स को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्यों हमें फॉरेस्ट यानी हमारे जो भी जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ यानी जितने भी जानवर हैं उनको बचाने की जरूरत है। कंजर्वेशन वो सब हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोला है कि कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। क्यों हो गया है जरूरी? क्योंकि देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन, एकदम से डिक्लाइन मतलब पतन, कम हो रहे हैं, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट में। मतलब जो पहले जानवरों के नंबर थे अब कम हो गए हैं, फॉरेस्ट पहले ज्यादा थे अब कम हो गए हैं। सो इसीलिए वाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देयर हैज बीन डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और किसमें, हमारे फॉरेस्ट्स में, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पूछा गया है नीड फॉर कंजर्वेशन, क्वेश्चन आ जाता है कि जरूरत क्या है। इंपॉर्टेंट तो है, पता चल गया कि भाई हाँ चलो ठीक है बचाना है, क्यों बचाएं, लेकिन नीड क्या है, जरूरत क्या है, रहने दो, डिक्लाइन होने दो। इसके आपको 3 नीड्स में बताऊंगी कि क्यों कंजर्वेशन करना जरूरी है। सबसे पहला है इट प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी याद रखो, मैंने बोला था इकोसिस्टम क्या है, घर। मेंढक पॉन्ड में रहता है वो उसका इकोसिस्टम, कैमल डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट उसका इकोसिस्टम। मतलब वो क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है डेजर्ट के साथ, डेजर्ट में घूम रहा है, उसका इकोसिस्टम घर। तो जब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट घर होते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जब ये साथ में मिलते हैं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाते हैं, यानी डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट घर, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जितने भी हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करता है, उसको बचाता है और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बचाता है। हमारा पूरा लाइफ किस चीज पर डिपेंडेंट है, वाटर, एयर एंड सॉइल। सॉइल है तो खाना मिलता है, हवा है तो हम सांस ले पाते हैं और पानी है तो हम क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं। तो ये है कि ये क्या करता है, पहले तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिवेंट करता है और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, बचा करके रखता है। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, हम अपना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व कर पाएंगे और जिन चीजों पे हमारी लाइफ डिपेंड है, वाटर, सॉइल और एयर, उसको बचा पाएंगे। दूसरा क्या है, ये हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिवेंट करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। किसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स मेरे बच्चे, एनिमल्स के, प्लांट्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनके डिफरेंट तरीके के जीन्स को भी बचा पाएंगे हम कंजर्वेशन की मदद से, ठीक है। कंजर्वेशन की मदद से इन जीन्स को बचा पाएंगे। इससे होगा क्या, अच्छी स्पीसीज ग्रो हो पाएंगी, नई तरीके की स्पीसीज हम ग्रो कर पाएंगे, अच्छी ब्रीडिंग हो पाएगी। स्पीसीज कैसी ग्रो हो जाएगी बच्चों, अच्छी, हमारे पास जीन्स हैं, जीन्स को हम जेनेटिक साइंस को यूज करके अच्छी स्पीसीज बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखना, सबसे पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा और साथ में हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व करता है, वाटर, एयर एंड सॉइल। और दूसरा मेरे बच्चे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर यूजफुल फॉर बेटर ग्रोथ, ये लिखा हुआ है ना, बेटर स्पीसीज ग्रोथ एंड ब्रीडिंग, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के ना बेटा 2 एग्जांपल दे रखे हैं कि क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, पहला एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल कि इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप। हम अभी तक बेटा ट्रेडिशनल क्रॉप्स पर डिपेंडेंट है। हम पुराने टाइप के क्रॉप, वही वीट, वही राइस, वही कॉर्न, यही सब उगाते जाते हैं। अब मान लो कल को फ्यूचर में हमने कोई नई क्रॉप उगाई, ठीक है। अब इनके जो जीन्स है, पुरानी क्रॉप्स के जीन्स है, वो क्या है, पावरफुल है, इनको हम सर्वाइवल जीन बोल सकते हैं। इतने सालों से उगते आ रहे हैं, इतनी आंधी तूफान सब चीज को ये बर्दाश्त कर गए। हम ट्रेडिशनल क्रॉप पर डिपेंड हैं। कल को बच्चों मान लो कोई भी हमें नई क्रॉप उगानी है, कोई भी तरीके का फ्लड आ जाए, कोई भी तरीके की बीमारी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये पुराने
जो हमारे पुरानी क्रॉप्स है, जो इतनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, सालों से उगती आ रही हैं, इनके जीन्स ही अगर हम खो देंगे तो कभी अगर नए क्रॉप्स पर कोई बीमारी आएगी हम उनको बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सर्वाइवल जीन्स किसके पास थे? केवल हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स के पास। और अगर ये वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम कैसे कोई भी नए प्लांट्स को बचा पाएंगे किसी भी तरीके की डिजीज से? अगर कोई डिजीज आई तो अब हमारे पास अगर जीन्स रहेंगे, हम क्या करेंगे? इन पुराने ट्रेडिशनल क्रॉप्स की जीन्स को यूज करके कुछ ऐसे क्रॉप बनाएंगे जो अब बीमार ना होती हो या उस पर्टिकुलर डिजीज का उन क्रॉप्स पर फर्क ना पड़ता हो। इसलिए जीन्स बचाना जरूरी है। एग्रीकल्चर में क्यों जरूरी है? याद रखना, क्योंकि हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स पर अभी भी डिपेंडेंट है, वही आटा चावल सब खा रहे हैं और उन पे इतने स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं कि अगर हमने उसे वेस्ट कर दिया तो कल को कोई भी नई क्रॉप आती है, कोई भी बीमारी लगती है तो सारी की सारी जीन्स बर्बाद हो जाएंगी, सारी की सारी वैरायटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है? फिशरीज। फिशरीज मतलब मछलियां। जो पीछे पूरा फिशरीज सिस्टम है वो भी बेटा हैविली डिपेंड करता है एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी हमें डिफरेंट जीन्स, अलग अलग तरीके की मछलियां चाहिए बेटा, ताकि उनका भी जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, उनका अपना साइकिल जो है वो अच्छे से चल सके। ठीक है। अगर हम एक ही तरीके की मछली को बार बार निकालते रहेंगे तो वो जीन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसको भी बचा के रखना जरूरी है। जैसे हम ह्यूमंस करते हैं, एक ही तरीके की मछलियों को बार बार खाते रहते हैं, तो कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जिनको हम किसी तरीके के मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हर एक जीन, मछली की हर एक जीन के अलग अलग इंपॉर्टेंस है और इन्हें बचा के रखना जरूरी है। दो चीज याद रखना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों करना है कंजर्वेशन भाई? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग घर बचाने हैं प्लांट्स एनिमल्स वगैरह के, और हमें सिस्टम बचाना है जिसपे हम डिपेंडेंट है। दूसरा, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व करके रखनी है। दो रीजंस है, पहला है हम अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम पे डिपेंडेंट है, और दूसरा है कि जो फिशरीज है वो भी डिपेंडेंट है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये बचाओ वो बचाओ, सब कुछ प्रोटेक्ट करो। करेंगे कैसे? इसके लिए हुआ क्या था इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं कि हमने कुछ किया भी था कि बस बात कर रहे थे? बेटा जरूर किया था। 1972 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला, यानी गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, सबको समझ आ गया था कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, सब खतरे में है। इसीलिए पहली बार इस चीज को सीरियसली लेते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने 1972 में निकाला। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was launched by the government in 1972। इसका एम क्या था भाई? ये क्यों निकाला गया? टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज। उन क्या करने के लिए? स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी एक लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज थी जिनको हमें बचाना था, जो खतरे में थी, उसकी एक लिस्ट निकाली गई और बोला गया अब हमें इन सारी स्पीसीज को टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जितनी भी स्पीसीज बिल्कुल खत्म होने वाली है, उनकी जितनी भी पॉपुलेशन बची है वो सब हमें बचानी है। और इसके लिए एक लिस्ट निकाल दी गई थी, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज की। ये सारी स्पीसीज जो है हमें बचानी है क्योंकि अब ये खत्म होने वाली हैं। ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 चीजें करी, याद रखना। बैन हंटिंग, सबसे पहले तो हंटिंग बैन कर दी कि भाई आज के बाद से कोई हंटिंग वगैरह नहीं होगी। उन्होंने उनके हैबिटेट को बचाया, हैबिटेट को बचाने के लिए, यानी जहां पे वो जानवर रहते हैं उसको बचाने के लिए लॉज निकाले। और तीसरा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाइल्ड लाइफ ट्रेड की, आज के बाद से कोई ट्रेड नहीं होगा। जैसे दांत बेच दिए, कई जानवर है जिनकी स्किन बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या 3 चीजें करी? पहले तो लॉ लॉन्च किया 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज की रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको हम बचाएंगे, उसके लिए एक लिस्ट निकाली गई। अब उसमें हमने किया क्या? गवर्नमेंट ने 3 चीजें, हंटिंग बैन कर दी, प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट बाय लॉज, और तीसरा था वाइल्ड लाइफ जो आपका ट्रेडिंग था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने और क्या किया बेटा? बहुत सारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाए। ये दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे, कमेंट सेक्शन में बताना। गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए इन जानवरों को बचाने के लिए, और हर एक जानवर के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मान लो टाइगर है, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर निकाला, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकाले। इन सारे जानवरों को बचाने के लिए उसकी लिस्ट यहां पर दे रखी है। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, सबको पता है द ओजी प्रोजेक्ट टाइगर,
वन हॉर्न राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट आया, कश्मीरी स्टैग जिसको हनगुल बोलते हैं, 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स होते हैं, आपका सॉल्ट वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, और तीसरा होता है घड़ियाल। ये तीनों बचाने के लिए भी क्या आया, एक प्रोजेक्ट आया। एशियाटिक लॉयन को सेव करने के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बक चिंकारा, ठीक है, इसको बचाने के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और आपका स्नो लेपर्ड, ये सारे के सारे एनिमल्स को सेव करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। इसके बाद अब याद रखना कि 1972 वाले एक्ट में केवल एनिमल्स थे, एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात की गई थी, केवल एनिमल्स को बचाने के लिए ही लिस्ट आई थी। लेकिन पहली बार 1980 और 1986 में इस वाले एक्ट के अंदर रिफॉर्म हुए और उसके बाद बहुत सारे माइक्रो इंसेक्ट्स की वेराइटीज को भी ऐड कर दिया गया। पहले केवल एनिमल थे 1972 वाली लिस्ट में, बट देन अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, 1980 और 86 में बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई भी ऐड कर दिए गए। ये 4 चीजें और ऐड हो गई, यानी फर्स्ट टाइम इंसेक्ट्स, वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स को भी ऐड कर दिया एनिमल्स के अलावा। क्या क्या थे? बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई। और 1991 में फर्स्ट टाइम क्या ऐड कर दिया? प्लांट्स ऐड कर दिए। कुछ 6 प्लांट्स की कुछ 6 स्पीसीज को इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। आ गया समझ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? सिंपल सोबर। 1972 में हंटिंग बैन कर दी भाई, आपका जो ट्रेड था वाइल्ड लाइफ का वो बैन कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट लॉज निकाले गए गवर्नमेंट के थ्रू, हर एक एनिमल के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, क्रोकोडाइल्स हो गए, एशियाटिक लॉयन हो गया, ब्लैक बक हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट किया। 1980 एंड 1986 में डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स वर आल्सो इंक्लूडेड, जैसे कि मॉथ्स, बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ऐड किया गया था लिस्ट में। और पहली बार 1991 में प्लांट्स के 6 स्पीसीज को भी ऐड किया गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये कोई नए एक्ट्स नहीं है बेटा, ये इसी को रिफॉर्म कर दिया। यानी पहले केवल एनिमल्स के लिए थे, फिर उसके बाद थोड़े इसमें इंसेक्ट्स आ दिए, फिर बाद में क्या ले आए, ये थोड़े थोड़े प्लांट्स ले आए। अब हम सिर्फ अभी जो एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकाले थे, बट अभी केवल हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1973। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये मैं कहाँ से ये पेजेस लेके आई हूँ, तो बेटा ये मेरी खुद की बुक से ही है, मैं दिखा देती हूँ। ये है मेरी खुद की लिखी हुई बुक, जितने आसानी से मैं तुम्हें बोर्ड में दिखाई दे रहा है कॉन्सेप्ट्स, उतने ही आसानी से मैंने अपनी खुद की बुक में भी डाली है, जो इंडिया की 4 कलर रेफरेंस बुक है। देख रहे हो कितने बेहतर तरीके से हर एक चीज़ है। तो जिन बच्चों को लेनी होगी वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाकर के ले सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब कलरफुल है, सब कुछ है इस किताब में, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1973 में स्टार्ट हुआ था, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट्स है ये पूरे वर्ल्ड में, यानी कंजर्वेशन फील्ड में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1973, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट क्यों हुआ था। 1973 में अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से 55,000 से गिर के आ गई है 1827 में। यानी अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ 1900s देयर वर ऑलमोस्ट 55,000 टाइगर्स, बट द नंबर फेल डाउन टू कितना? 1827, 55,000 से 1827 टाइगर बच गए थे, ठीक है। और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 1973 में। व्हाई इट वाज स्टार्टेड? बिकॉज द अथॉरिटीज रियलाइज कि जो नंबर्स हैं, दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्रॉप्ड टू 1827 फ्रॉम 55,000, ठीक है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। अब प्रोजेक्ट ये जो टाइगर है इसकी पॉपुलेशन कम कैसे हुई मेरे बच्चे? तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत रीजन से कम हुई। अब मैं आपको एक एक करके रीजन बता रही हूँ, 6 रीजन, ये रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, पोचिंग फॉर ट्रेड। पोचिंग मतलब समझ रहे हो ना, ट्रेड के लिए मार देना, इलीगल किलिंग जिसको बोलते हैं। तो ट्रेड के लिए पोचिंग कर देना। टाइगर बहुत ऐसा एनिमल है जिसकी स्किन बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो पोचिंग फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए, बेचने के लिए क्या करना? इलीगल किलिंग करना, इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई। दूसरा रीजन क्या है? श्रिंकिंग हैबिटेट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से जो इनका हैबिटेट है, जो इनके घर हैं, वो श्रिंक हो गए। श्रिंक मतलब कम हो जाना,
ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दिया, माइनिंग कर दी, इस वजह से क्या हुआ, टाइगर की जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, वो श्रिंक हो गई। तो श्रिंकिंग हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, डिक्लाइन इन प्रे स्पीसीज, यानी जिसको ये खाया करते थे, जिनका ये शिकार करते थे, वो भी धीरे धीरे करके क्या हो गई, उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लगी, तो इवेंचुअली टाइगर की भी कम हो गई। चौथा, पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई धीरे धीरे करके ह्यूमन की कि वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, हमें घर बनाने हैं, हमें बिल्डिंग्स बनानी है। तो ये बेटा इसका फोर्थ रीजन है। पांचवा रीजन ये है कि जो टाइगर है वो टारगेट क्यों किए जाते हैं, टाइगर्स वर टारगेटेड फॉर देयर स्किन्स, उनकी स्किन के लिए और बोन्स के लिए, दो चीजों के लिए टाइगर को टारगेट करते हैं। और उसको क्या करते हैं, एशियन मेडिसिन यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज करते हैं एशिया में, ठीक है, उनको ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन में यूज किया जाता है, इसीलिए टाइगर को मारा जाता है। पांचवा रीजन हो गया। सिक्स्थ रीजन ये है बेटा कि इंडिया एंड नेपाल पूरे ऐसी कंट्रीज हैं, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास पूरे वर्ल्ड के टाइगर की 2/3 पॉपुलेशन, यानी 2/3 पूरे वर्ल्ड में रहने वाले टाइगर पॉपुलेशन के 2/3 पॉपुलेशन केवल इंडिया और नेपाल में है। तो ये हॉट स्पॉट है, जिसको भी कुछ भी टाइगर से रिलेटेड पोचिंग करनी है, बेचना है, तो ये दो मेजर एरियाज हैं जहां पर टारगेट किया जाता है पोचिंग के लिए। आगे समझ में, ये 6 रीजंस की वजह से बेटा क्या हुआ, टाइगर खत्म हो गए। क्या 6 रीजंस है, सबसे पहले पोचिंग फॉर ट्रेड, दूसरा श्रिंकिंग हैबिटेट, भाई श्रिंकिंग हैबिटेट श्रिंक कैसे हो गई, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। तीसरा रीजन है डिक्लाइन इन प्रे स्पीसीज, जिस जानवरों को खाया करते थे वो कम हो गए। चौथा रीजन था हमारी पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो गई कि ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। पांचवा रीजन है टाइगर्स वर टारगेटेड फॉर देयर स्किन्स एंड बोन, स्किन और बोन के लिए उनको टारगेट किया जाता था, विच वाज यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एशियन ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन, यानी एशिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन थी उसमें इनके स्किन और बोन्स को यूज किया जाता था, इसीलिए इन्हें मारते थे। और आखिरी रीजन ये है कि इंडिया एंड नेपाल दो ऐसी कंट्रीज हैं विच दैट आर होम टू 2/3 ऑफ द टाइगर्स पॉपुलेशन, इसलिए ये हॉट एरिया है किसके लिए, पोचिंग और इलीगल ट्रेड के लिए। ये था रीजन टाइगर की पॉपुलेशन का, थ्रेट का, कि कैसे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई। 6 रीजन याद रख लेना। नेक्स्ट आता है कितने सारे टाइगर रिजर्व्स, अब टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स बनाए गए, ये यहाँ पे कुछ 6 है, याद रख लेना। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क, आपके बंधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व असम में, परियार टाइगर रिजर्व केरला में, ये याद रख लेना। अगर प्रोजेक्ट टाइगर पे क्वेश्चन आया, सबसे पहले लिख दिया भाई प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में, क्यों स्टार्ट किया था, 55,000 से 1826 में पॉपुलेशन गिर गई, उसके बाद बहुत सारे रीजंस बता देना कैसे पॉपुलेशन गिर गई जो बताया अभी, और आखिरी में कुछ रिजर्व्स लिख देना। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ते, कितने तरीके के फॉरेस्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से खतरे में है, कौन से अच्छे हैं। एनिमल्स वाला पोर्शन हो गया है हमारा, हम थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में, इनके कैटेगराइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इंडिया में मोस्टली जो हमारे फॉरेस्ट्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, ये कौन ओन करता है, सरकार ओन करती है, या आपने देखा होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू और ओन की जाती है। देखा है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे बिजली से रिलेटेड काम है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्राइम है तो पुलिस, वैसे ही फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो सरकार डिपेंडेंट होती है उनका केयर करने के लिए। अब कैटेगरीज क्या है, 3 तरीके के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला हो गया बच्चे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा अनक्लास्ड। रिजर्व्ड फॉरेस्ट अभी मैं बेसिक आइडिया बता दे रही हूँ, बाद में तुम इसे अच्छे से अभी जब मैं पढ़ाऊंगी एक करके समझ लेना, भी जेनेरिक आइडिया। बच्चा कंफ्यूज होता है रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है। रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, कभी देखा है तुमने होटल में जाते कोई टेबल होती है उस पर लिखा होता है रिजर्व्ड, तो उस रिजर्व टेबल पे तुम बैठ पाते हो, कभी भी नहीं बैठ पाते। वो क्या कहते हैं, मैम और सर दिस टेबल इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर समबडी एल्स, किसी के लिए रिजर्व है, यानी तुम्हारी एंट्री ही नहीं हो सकती, तुम कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते कि भाई रिजर्व्ड है, इन्हें कोई मतलब नहीं है ह्यूमन से, तुम आ ही नहीं सकते यहाँ पर, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ऐसे समझो कि भाई टेबल है, अवेलेबल है, बैठ सकते हो, लेकिन नियम कानून है भाई, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, वही होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ह्यूमन जा सकते हैं, थोड़े बहुत मदद भी ले सकते हैं, जंगलों से सामान भी ले सकते हैं, लेकिन भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाली बात है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे, ठीक है। तीसरा होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो ना रिजर्व्ड में आएंगे, जो ना प्रोटेक्टेड में आएंगे, वो अनक्लास्ड में आएंगे, ठीक है। चलो अब एक एक करके समझते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा।
रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या है? ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको सरकार ओन करती है रिजर्व फॉरेस्ट को। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट में, क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं फॉरेस्ट में? कलेक्शन ऑफ टिम्बर, लकड़ियां, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, अपने जानवरों को चराना, कुछ भी अलाउड नहीं है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन सच फॉरेस्ट, नो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, नो टिम्बर, नो कलेक्शन ऑफ टिम्बर, नथिंग। सो नो ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर बैंड। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज है सब बैन है यहाँ पर। जितने ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं ये हाफ से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। यानी मान लो टोटल फॉरेस्ट एरिया 100% है, तो ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं कंस्टिट्यूट अबाउट मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया में आता है। ठीक है, और इसको वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट बोला जाता है। मतलब अमंग ऑल दीज 3 फॉरेस्ट्स दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, जो क्या करता है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है। कौन कौन से एरियाज हैं? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे एरियाज में आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब भाई ये मत बोलना दीदी इसे याद करवाओ। ये बच्चों देखो, मेरे को पहले ही बताया था मेरे को ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हारे कहने पे। अब ये बेटा तुम खुद याद कर लेना, ये मुझे खुद याद नहीं होगा तो मैं तुम्हें कैसे याद कराऊंगी। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या हुआ? याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड क्या है? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, कलेक्टिंग, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स आर बैंड, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बंद होते हैं। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स हैं और फोर कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। फॉरेस्ट एरिया जितना भी अवेलेबल है उससे हाफ से ज्यादा किसके पास होता है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। आधे से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये तुम्हारे क्या है? एग्जाम्पल है रिजर्व्ड फॉरेस्ट के। अब आ जाओ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अगेन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था? होटल में गए, टेबल है, बैठ सकते हो, लेकिन कायदे कानून है। वही बात है कि लोकल पीपल आर अलाउड है, फ्यूल ले लो, थोड़ा सा लकड़ी ले लो, अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, वुड एंड ग्रेजिंग देयर कैटल विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। बट कंडीशन ये है कि देयर शुड बी नो डैमेज टू द फॉरेस्ट। सो लोकल पीपल आर अलाउड टू टेक, टू कलेक्ट वुड, ग्रेज देयर एनिमल्स, ठीक है, या फिर ग्रेज देयर कैटल, वुड, collect fuel, this is all allowed, but there should be no harm to the forest. अब इट कंस्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब अगर एरिया जितना भी हमारे पास फॉरेस्ट है उसका 1/3 जो फॉरेस्ट है वो बेटा क्या है? आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट लैंड है इसे क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? क्या जरूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए? ताकि ये फर्दर डिप्लीट ना हो। अभी तो ये ठीक ठाक कंडीशन में है बट इससे ज्यादा खराब ना हो, इसीलिए इसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा बचा के रखा जाता है। ठीक है, आगे समझ में कौन कौन से एरियाज हो गए? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ओन करेगी। 1/3 एरिया टोटल फॉरेस्ट का हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तीसरा पॉइंट क्या था भाई? कि ह्यूमन एक्टिविटीज या लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट वुड, फ्यूल, है ना, ग्रेज देयर कैटल्स, बट देयर शुड बी नो हार्म टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हार्म नहीं होना चाहिए भाई। चौथा पॉइंट क्या बताया था बेटा? प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? सो दैट देयर इज नो फर्दर डिप्लीशन, कोई आगे कोई डिप्लीशन ना हो। हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, ये सारा एग्जाम्पल है आपका प्रोटेक्टेड एरिया का। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड जिनका कोई ग्रुप नहीं है, तो जो फॉरेस्ट बेचारे कहाँ पे नहीं आए? प्रोटेक्टेड में भी नहीं आए, रिजर्व्ड में भी नहीं आए, वो आपके आ जाते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इंक्लूड फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड नॉट क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड और फॉरेस्ट। या तो वो सारे फॉरेस्ट, वो बचा हुआ फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड में नहीं आया वो फॉरेस्ट एरिया, या फिर वेस्टलैंड्स। वेस्टलैंड्स फर्स्ट चैप्टर में है, जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। वेस्टलैंड में क्या होता है कि जो भी एरिया बिल्कुल ऐसी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वेस्ट की तरह पड़ा है, उसमें कोई खेती नहीं होती है, उसको वेस्टलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एरिया ना प्रोटेक्टेड में है ना रिजर्व्ड में है और कुछ कुछ वेस्टलैंड में होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, उसको हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बिलोंग टू द गवर्नमेंट। अब ये जो फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट को भी बिलोंग कर सकते हैं, प्राइवेट लोगों को भी बिलोंग कर सकते हैं और कम्युनिटीज को भी बिलोंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट को तो करेंगे ही करेंगे, प्राइवेट लोगों का मतलब भाई मान लो मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, वाओ मैं कितनी अमीर होती फिर। मेरे पास मान लो 10 एकड़ जमीन है और उस पर मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैंने ऐसे ही छोड़ा, तो छोटा जंगल क्रिएट हो गया मेरे बच्चे, तो वो एक इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट को। आगे समझ में?
ओके, तीसरा क्या है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए आपके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। दूसरा क्या है, पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ पार्ट्स पर हैव हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल पीपल, वहाँ के लोकल पीपल ही क्या करते हैं, उनके मतलब अनक्लास्ड फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। 3 तरीके के फॉरेस्ट हो गए भाई आपके, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उन दोनों को मिला करके हम किस कैटेगरी में डालते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। यानी रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को साथ में परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यानी ये फॉरेस्ट हमेशा फॉरेस्ट ही रहेंगे, ये एरियाज हमेशा फॉरेस्ट ही रहेंगे। मेरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, मेरी 10 एकड़ की जमीन है, कल को वहां पे मैं स्कूल बना दूं, अरे वाह, अब तो मैं अंबानी भी बन गई, वहां पे मैं स्कूल बना दूं तो क्या होगा, वो एरिया खत्म हो गया ना। बट यहाँ पे श्योर शॉर्ट गारंटी है कि इसमें कभी कुछ नहीं बनेगा, ये फॉरेस्ट ही रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टुगेदर आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट, जैसे परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है दोनों को। और मध्य प्रदेश में क्या है, जितना भी उसके पास टोटल फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, उसका 75% जो फॉरेस्ट है वो आपका परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। याद रखना कि मध्य प्रदेश के पूरे फॉरेस्ट एरिया, जितना भी फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश के पास है, उसमें 75% फॉरेस्ट एरिया जो है आपका परमानेंट फॉरेस्ट है, यानी वो हमेशा जंगल ही रहेगा, ठीक है। आगे समझ में तीनों फॉरेस्ट एरिया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। साथ बच्चों, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में देखो, अभी तक हमने पढ़ा सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया, तो क्या केवल गवर्नमेंट ने ही पार्टिसिपेट किया कंजर्वेशन में? नहीं मेरे बच्चे, कम्युनिटीज यानी हमारी जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो कभी जंगलों में रही हैं, जंगल के आसपास रहती हैं, उन लोकल लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के क्या किया, हिस्सा लिया अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज थी और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ों को बचाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट आर होम, घर है बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के, बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं और लोकल कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, आपस में मिल करके काम करती हैं सरकार के साथ, बहुत सारे अपने आसपास के वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके, प्रिजर्व करके रखने के लिए, बचा के रखने के लिए। तो ये 4 एग्जांपल्स दे रखे। सीधा क्वेश्चन बनेगा, बताओ कम्युनिटीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कौन कौन सी कम्युनिटी ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। तो याद रखना, पहला एग्जाम्पल दे रखा है सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, जिसमें विलेजर्स ने क्या किया था, माइनिंग के अगेंस्ट फाइट किया था, अपोज किया था कि यहाँ पर इस जगह पर हम माइनिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि टाइगर रिजर्व है ना, मैंने बताया था पहले। तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व था, वहां पे ऑल द पीपल, द लोकल पीपल फॉट अगेंस्ट माइनिंग के अगेंस्ट फाइट किया यूजिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, जिसमें लिखा था ट्रेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन्होंने उस एक्ट को यूज करके वहां क्या किया, अपोज किया, दे अपोज्ड माइनिंग। कौन लोग? सरिस्का टाइगर रिजर्व के लोग जो राजस्थान में है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, अलवार डिस्ट्रिक्ट। अलवार डिस्ट्रिक्ट है हमारा राजस्थान में। यहाँ पे क्या हुआ था, 5 गांव के लोगों ने मिलकर के, द पीपल ऑफ 5 विलेजेस have declared 1200 hectares of forest land as the भैरवदेव डाक ऑफ सोनचोरे। उन्होंने क्या किया कि 1200 एकड़ का जो लैंड था उसको प्रोटेक्ट कर दिया और ऐसे बोला कि आज से ये क्या है, भैरवदेव डाक ऑफ सोनचुरी। सोनचुरी यहाँ पे ऐसे लोकल लैंग्वेज में लिखा है, बट इसको सेंचुरी समझो कि इन्होंने बोला कि ये जो एरिया है ये आज से क्या है, 1200 हेक्टेयर का लैंड है, उसको खुद से ही उन्होंने एक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और खुद के अपने रूल्स बना दिए ताकि वहां पर कोई भी हंटिंग ना हो पाए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो पीपल ऑफ 5 विलेजेस, कहाँ के, कौन से गांव के, अलवार डिस्ट्रिक्ट, पीपल ऑफ 5 विलेजेस ऑफ अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान had declared 1200 hectares of forest land as, क्या बता दिया उसको कि आज से ये भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी है। दे मेड देयर ओन लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ देयर, अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के नियम बना दिए। बाद में गवर्नमेंट से भी रिकॉग्निशन मिला और यहाँ पे ये पूरी की पूरी आज सेंचुरी है, बताया था तुम्हें कि अब ये पूरी सेंचुरी बन चुकी है, ठीक है। तीसरा हुआ चिपकू मूवमेंट, बहुत फेमस मूवमेंट है हिमालयास का, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये शुरू किया था और इसमें चिपकू मूवमेंट मतलब चिपकना। तो इसमें जितनी भी विमेन थी जो वहाँ पर रहती थी हिमालयाज में, उन्होंने क्या किया था बेटा,
पेड़ों पे जाकर के हग द ट्रीज, दे यूज टू हग द ट्रीज। जब डिफॉरेस्टेशन लोग पेड़ काटने आते थे तो वो ट्रीज को हग कर लेती थी। द चिपको मूवमेंट इन हिमालय सक्सेसफुली स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। क्यों किया गया था? इट वॉज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड दे ऑल्सो एनकरेज और प्रमोटेड एफॉरेस्टेशन। उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, तो दे यूज टू गो एंड हग द ट्रीज, उनसे लग जाया करती थी, बोला करती थी अगर पेड़ काटने तो पहले हमको काटो। ये है तीसरा चिपको मूवमेंट। और फोर्थ है बेटा टेहरी। टेहरी टेहरी में हुआ था ये, जिसको हम बोलते हैं बीज बचाओ आंदोलन। फोर्थ वन इज द बीज बचाओ आंदोलन। टेहरी गढ़वाल में है, मैं खुद भी गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो टेहरी में मेरे बच्चे ये हुआ था। और नावदन्य करके कम्युनिटी है, वहाँ पर भी उन्होंने भी ये काम किया था। क्या बीज बचाओ आंदोलन। उन्होंने एक आंदोलन निकाला कि हमें बीज बचाने, यानी वो जितने भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को बचाने के लिए क्या किया, बहुत मेहनत की। ठीक है, so that farmers can grow many types of crops without chemicals। और बोला कि केमिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। This way of farming is both practical and profitable। क्यों निकाला बीज बचाओ आंदोलन? Because farmers can grow many types of crops without chemicals। बोला कि बिना केमिकल्स के भी आप बहुत तरीके की क्रॉप्स लगा सकते हो। एंड दिस वे ऑफ फार्मिंग, और बोला कि ये जो फार्मिंग है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल है। तो क्या क्या 4 कंजर्वेशन प्रोग्राम्स थे जो कम्युनिटीज़ ने किए? पहला था आपका, बता दिया, सेरिस्का टाइगर रिजर्व में दे फॉट अगेंस्ट द माइनिंग अंडर द रूल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सेकेंड था आपका भैरव देव डाकफ सेंचुरी। 5 विलेजेस ऑफ द पीपल ऑफ 5 विलेजेस कम टुगेदर इन अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, एंड वहाँ पे दे डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज भैरव देव डाकफ सेंचुरी। दे मेड देयर ओन लॉज, खुद के कानून बनाए उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। तीसरा था बेटा आपका चिपकू मूवमेंट विच वॉज डन इन हिमालयाज, एंड ये क्या किया था, टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, और उन्होंने एनकरेज किया था एफॉरेस्टेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और लास्ट था आपका टेहरी और नवदन्य, दोनों। नवदन्य एक ऑर्गेनाइजेशन है और टेहरी में ये हुआ था, दोनों ने ही क्या किया था, बीज को बचाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया और बोला कि जो फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल जो बीज है उसे बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल भी है, क्या है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि क्या है, केमिकल तरीके से होने लग गया था ना, कि केमिकल डाल के लोग खेती करने लग गए थे, तो इसलिए बोला कि जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनको बचा के रखो। ये है बेटा 4 चीज़ें। नेक्स्ट आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये इसी का पार्ट ही समझ लो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जॉइंट मिल करके, जॉइंट मतलब ये जॉइंट मिल गए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेज करना, जॉइंट मतलब इकट्ठे हो करके। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लोकल विलेजर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साथ में काम किया था टू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड रीजेनरेट डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ ने साथ में मिलके फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की थी। यानी द लोकल पीपल एंड द गवर्नमेंट, दे जॉइंट हैंड्स, दे कम टुगेदर, साथ में आए थे, वर्क टुगेदर टू मैनेज, प्रोटेक्ट, ताकि वो मैनेज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और रीजनरेट कर सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के रेजुविनेट कर सके फॉरेस्ट लैंड्स को। तो ठीक है, क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? जॉइंट याद रखना, पार्टनरशिप याद रखना। सो दिस वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन द लोकल पीपल एंड द गवर्नमेंट टू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट द फॉरेस्ट, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए। द प्रोग्राम हैज ऑफिशियली स्टेब्लिश। अब ये जो प्रोग्राम था ये सबसे पहले ओडिशा में स्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ओडिशा में ये आइडिया आया था, ये व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ओडिशा की गवर्नमेंट थी जिसने 1988 में ये फर्स्ट टाइम ऑफिशियली लॉन्च किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर, कि भाई ये प्रोग्राम सबसे पहले ओडिशा में लॉन्च हुआ 1988 में, जब ओडिशा के स्टेट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को पास किया था। अब इस प्रोग्राम के अंडर जो विलेजर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट्स को, और बदले में वो फॉरेस्ट से क्या कर पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें ले जा पाएंगे, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नॉन टिम्बर मतलब वुड नहीं, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह वो क्या कर सकते थे, ले जा सकते थे। एक कोलैबोरेशन समझ लो, बार्टर समझ लो। आगे समझ में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या था, एक प्रोग्राम था बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज एंड द गवर्नमेंट व्हेन दे बोथ डिड द पार्टनरशिप। किस तरीके की पार्टनरशिप, एंड व्हाई डिड द पार्टनरशिप, टू प्रोटेक्ट, मैनेज एंड टू रीजेनरेट द फॉरेस्ट। सेकेंड क्या था कि फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन 1998। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो ऑफिशियल
ऑफिशियल लॉन्च था वो कब हुआ था, पहला रेजोल्यूशन था कि इस तरीके की कोई चीज़ आएगी, वो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने पास की थी 1988 में। और तीसरा ये है कि इसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं वो फॉरेस्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, विलेजर्स प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट एंड इन रिटर्न दे गेट शेयर ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। लकड़ियाँ नहीं, उसके अलावा दे कैन गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ से ले जा सकते हैं। इस तरीके से याद रख लेना, बना के भी आ जाना चाहे बोर्ड में, गवर्नमेंट लिख देना, बीच में पार्टनरशिप विलेजेस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका सेक्रेड ग्रूव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। तो जैसे हमने देखा कि सरकार ने एक प्रोटेक्शन कर दिया फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का, फिर हमने देखा कम्युनिटीज़ ने भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर दिया। अब एक है सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड मतलब होली, जिसको हम बोलते हैं कि भाई रिलीजियस, एक तरीके से मान लो कि पूजा करने वाले या किसी हद तक की मान्यता रखने वाले। ग्रूव मतलब पेड़ पौधे जो भी आपके हो गए। ठीक है, तो नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। अब यहाँ पे हुआ क्या कि लोगों के रिलीजियस बिलीफ के वजह से कैसे हमारा जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हुआ है। अब हम रिलीजियस बिलीव्स के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। कम्युनिटीज़ ने प्रोटेक्शन दिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे लोगों के रिलीजियस बिलीफ की वजह से ये हमारे कई सारी चीज़ें जो है नेचर में वो सेव हो सकी। तो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम्हें पता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो ओल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आज तक मेरे बच्चे नेचर को वर्शिप करती है, नेचर को बहुत मानती है, उनको उनकी पूजा करती है, नेचर की पूजा करती है। उनका ओल्ड ट्राइबल बिलीव है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर, नेचर का हर एक फॉर्म, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, आपके ट्रीज हैं, रिवर्स है, एटसेट्रा, मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा कौन लोग सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं, कुछ ओल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन, कुछ ओल्ड ट्राइबल लोग सोचते हैं दैट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द नेचर इन एवरी फॉर्म, चाहे वो रिवर्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बचा के रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए कुछ ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जिसको हम होली और सेक्रेड कंसिडर करते हैं, यानी उनको ऐसे बोला जाता है कि दीज आर द फॉरेस्ट्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान का रेलेवेंस है उसमें। सो सम फॉरेस्ट्स आर कंसिडर्ड होली और सेक्रेड एंड आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स, और इसीलिए उनको सेक्रेड ग्रूव्स बोला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। और ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं विच आर लेफ्ट अनटच्ड, आज तक इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ ही नहीं है, कभी लोगों ने जाकर के हंटिंग किलिंग कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। क्यों है? रिलीजियस बिलीफ की वजह से। तो अनटच्ड बाय द लोकल पीपल, कटिंग ट्रीज, हंटिंग, एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैड। ठीक है, कैसे कम्युनिटी कंजर्व कर रही है? क्योंकि नेचर वर्शिप बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन बिलीव करती है कि सारे फॉर्म्स ऑफ नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इसीलिए कुछ फॉरेस्ट्स हैं जो क्या है, सेक्रेड और होली कंसिडर किए जाते हैं, जिसको हम सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। दीज आर द फॉरेस्ट विच आर कंप्लीटली अनटच्ड बाय द लोकल पीपल, बिल्कुल अनटच्ड हैं क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बैंड है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? मुंडाज एंड संथाल। ये क्या है? मुंडाज एंड संथाल ट्राइबल जो हैं ये छोटा नागपुर एरियाज के हैं, और ये महुआ और कदम ट्री को क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं उसको, उसके क्या करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए महुआ और कदम्ब ट्रीज क्या है, प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है, सो मुंडाज एंड संथाल, मुंडाज से ऐसे याद रख लेना, महुआ इस तरीके से याद रखना, मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन, ये लोग क्या करते हैं, महुआ और कदम ट्रीज को वर्शिप करते हैं। जो ओडिशा और बिहार की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो टेमरिंड, इमली और आम के पेड़ को बचा के क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये क्या है, शादी के टाइम पे इनकी पूजा करती हैं ये लोग, पूजा करते हैं ये लोग। तीसरा हो गया पीपल एंड बानियन ट्री। सबको पता है जितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो पीपल और बानियन ट्रीज को क्या करते हैं, सेक्रेड मानते हैं बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में। उसके अलावा स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी सेक्रेड कंसिडर किया जाता है बहुत जगहों पे। जैसे उत्तराखंड में तुम देखोगे नदियां हैं बहुत सारी, जिसको लोग क्या करते हैं, गंगा हो गई, तुम देखते हो लोग स्पेशली उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब ऐसे ही बिश्नोई विलेज जो राजस्थान में है बेटा, लोग चिंकारा यानी ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं, पीकॉक को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दीज एनिमल्स लिव फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो कम्युनिटी में कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट करी गई हैं? सबसे पहले मुंडाज एंड संथाल जो ट्राइबल्स हैं, कहाँ के, छोटा नागपुर रीजन के, दे वर्शिप, किसको वर्शिप करते हैं, कदम ट्रीज और महुआ को। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ बिहार एंड ओडिशा, दे वर्शिप टैमरिंड एंड मैंगो ट्री स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग्स। पीपल हो गया आपका, नीम भी है वैसे तो, पीपल हो गया, बनियन ट्री हो गया, इसको कंसिडर करते हैं सेक्रेड। उसके अलावा स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स हो गया, आपके प्लांट्स एनिमल्स, इसको भी सेक्रेड कंसिडर करते हैं, है ना। बिश्नोई कम्युनिटी में चिंकारा, और आपका नेक्स्ट होता है आप
पीकॉक्स, इन सबको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इसलिए वो सब वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं और फ्रीली घूम सकते हैं। इसके साथ मेरे बच्चे आपका पूरा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी, हमने देखा कैसे हमने पूरे चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स को पढ़ा, फ्लोरा फौना, कंजर्वेशन, आपका इधर से टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एवरीथिंग। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, आखिरी में कुछ मत करना, मेरी ही बुक से बेटा कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी क्वेश्चंस कर लेना। इतने क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। एक टेस्ट योरसेल्फ करके ये सेक्शन दे रखा है, ये आप लोगों के लिए एक तरीके से टेस्ट है, इसको सारे बच्चे सॉल्व कर लेना और मुझे भेज देना। तो ये हो गया। आई होप आपको बेटा थोड़ा बहुत चैप्टर अच्छा लगा हो। मैं हर बार बोलती हूँ, आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर व्हेन इट कम्स टू टीचिंग ज्योग्राफी। मुझे ज्योग्राफी पर्सनली बच्चों खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर पढ़ाया, तो तुम्हारा थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करेगा बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। PDF आप टेलीग्राम से ले लेना।